डी के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन की भरने की डेट है, फॉर्म भरने की डेट है, वो बढ़ा दी गई है। अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो गई है 1 मार्च, फीस जमा करने की 3 मार्च और 4 मार्च से शुरू हो जाएंगे 13 मार्च तक कि अगर आपके में कोई मिस्टेक हो गई है। दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको रहने दीजिए, उसके बदले दूसरा फॉर्म मत भरिए, नहीं तो दोनों ही रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रुप डी में हर सब्जेक्ट में वो क्या क्या है, किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, जिससे आपको अपनी तैयारी करने में बहुत ही ईजी रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी न्यूज़ ये है कि असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी और जेई का 19 और 20 तारीख को एग्जाम है। अभी तक आपका एएलपी का रिजल्ट नहीं आया और ना ही जेई का रिजल्ट आया, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आप में से पता चल जाएगा कौन से बच्चे एएलपी में पास हैं और कौन से बच्चे जेई में पास हैं। जिस पेपर में आप पास हो उसका बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। दूसरी चीज़ आप ये देख लीजिएगा कि आपका एएलपी का एग्जाम किस शहर में पड़ रहा है और जेई का एग्जाम किस शहर में पड़ रहा है, क्योंकि सपोज एक एएलपी का एग्जाम 19 तारीख को भारत के एक कोने में और जेई का एग्जाम 20 तारीख को भारत के दूसरे कोने में, तो आप शायद दोनों एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो कई चीज़ें सोच समझ के तैयारी करना कि आपको एएलपी के एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर जेई की। हाँ, अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, चश्मा चढ़ा हुआ है, तो फिर जेई आपके सामने रास्ता बचता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर अगर हम काम की बात करें ग्रुप डी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स आपके सामने ये रही। ग्रुप डी में मैं समझता हूँ आप लोगों ने एएलपी में भी बहुत सारी बुक्स ले रखी होंगी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीए की। इसके अलावा आपको सिर्फ गिनी चुनी बुक्स की जरूरत है। ये 2 बुक्स हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर है। सॉल्व पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बीच बीच में आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90 मिनट में 100 सवाल कर पा रहे हैं कि नहीं। मेरी सलाह तो यही है कि 90 की जगह 85 मिनट उनको मानना, क्योंकि एएलपी के पेपर में यही कि बच्चों ने सोचा कि 60 मिनट में 75 सवाल हैं, बीच में और काम भी आ गए तो उनका समय थोड़ा सा वेस्ट हो गया था दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने तीसरी बुक है ग्रुप डी की प्रैक्टिस वर्कबुक, जिससे कि आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे घर बनता है तो प्लास्टर वगैरह, ईंट वगैरह लगने के बाद लास्ट में फिनिशिंग टच दिया जाता है, तभी घर सुंदर बनता है, कंप्लीट बनता है। ऐसे ही दोस्त यहाँ पर है। यहाँ पर जब आप ये सारी चीज़ें बुक से, प्रीवियस ईयर के पेपर और ये प्रैक्टिस वर्कबुक से कुछ जीके के, सॉरी ग्रुप डी के, ये सब कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी वो फिनिशिंग हो जाएगी। ठीक है, कि हाँ भाई अब ये पेपर के लिए बंदा तैयार है। दूसरी चीज़, अगर इस बुक के सॉल्यूशन तो दिए हुए हैं फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो किरण पब्लिकेशन ने क्या काम किया है, आप अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे किरण लर्नर्स अकेडमी पर, तो यहाँ पर ये सिर्फ ग्रुप डी में नहीं, एएलपी में भी, जेई में भी इन्होंने क्या किया ना, अपनी बुक्स का सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दिया है फ्री में। वीडियो सॉल्यूशन, जैसे जैसे आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा सॉल्यूशन ना, तो आप वीडियो के थ्रू उनको देख सकते हैं। चैनल का नाम है किरण लर्नर्स अकेडमी। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो पहला सब्जेक्ट हमारे सामने आ रहा है दोस्त मैथ्स। मैथ्स में पर टॉपिक से कितने कितने सवाल पिछले पेपर्स में आए हैं वो एक बार को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है दोस्त नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से यहाँ से 1 से 2 सवाल आएंगे। बोर्ड मास से 2 से 3 सवाल आए थे। ठीक है, इस बार भाई देखो भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है, ठीक, फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इस टॉपिक से पिछली बार ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, तो हमें इनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, एवरेज के 1 से 2 सवाल हर पेपर में मिले। एलसीएम एचसीएफ से हर पेपर में 1-2 सवाल मिले। रेशो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक था। परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर 3 से 4 सवाल। और एक बात ध्यान रखना, ग्रुप डी में बहुत कठिन पेपर नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब आपको ये सारे टॉपिक आने चाहिए, पर ये नहीं कि आपको इनमें महारत भी हासिल करनी है। नहीं, बेसिक तरीके से भी अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो तो कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से टाइम एंड डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है ग्रुप डी के हिसाब से, तो उसमें कम आए थे, है ना। बाकी पेपर बनाने वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के 1 से 2 सवाल आए थे। अलजेब्रा के थोड़े से कम सवाल हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है पढ़ाई के लिए। एज कैलकुलेशन के 2 से 3 सवाल और मिसलिनियस यानी उल्टे सीधे टॉपिकों से 1-8 सवाल, जो कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनके आ जाते हैं। तो ये था दोस्त आपका मैथ। इसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग से पहले हम साइंस देखेंगे। ठीक है, साइंस देख क्या देखेंगे, जीए देखेंगे। जीए में देखिए आपका हिस्ट्री से 2 से 3 सवाल, ज्योग्राफी से 2-3 सवाल, इकोनॉमिक्स से 1 से 2 सवाल, वहीं करंट अफेयर एएलपी के एग्जाम में भी ये देखा गया, जेई के एग्जाम में भी देखा गया, और अभी आप देखना सीबीटी 2 आ रहा है, इसमें भी यही देखा जाएगा कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक अगर आपके सामने ऐसा रास्ता पड़ता है कि आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, मतलब आपके पास सिर्फ इतना ही समय है कि आपको या तो पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो या पूरे करंट अफेयर, तो आप हमेशा फोकस करंट अफेयर पे रखना। करंट अफेयर पे रखना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर दिलाकर जाएंगे। मिसलिनियस हो गई यानी कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, इनके सवाल भी थोड़े बहुत आ जाते हैं।
ठीक है, ये मैं यही समझाना चाह रहा था जीए वाले पोर्शन में कि करंट अफेयर्स करीब करीब आधे नंबर 40-45% ले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर साइंस के मैंने हर एक टॉपिक लिख दिया है, क्योंकि साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और ये आपके दूसरे एग्जाम्स में भी काम आएगी। ये कंप्लीट आपका सिलेबस है, आप चाहें तो इसको टॉपिक वाइज सर्च करते हुए यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया और ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस हो गया। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर बात करें वेटेज की तो दोस्त आपको मैं समझाता हूँ कि किसी का कोई वेटेज हो, फिजिक्स का 7 से 8 था, केमिस्ट्री का 9 से 10 था, बायोलॉजी का 6 से 7, और ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता रहता है। एएलपी में फिजिक्स ज़्यादा पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, आपको क्या करना है, आप पीसीबी में से सपोज आपको बायोलॉजी सबसे इजी लगती है, तो जो आपको सबसे इजी लगता हो ना उसको सबसे पहले पढ़िएगा। फिर सपोज आपको केमिस्ट्री आसान लगती है तो केमिस्ट्री को उसके बाद कंप्लीट करिए, और जो सबसे कठिन लगती है उसको सबसे लास्ट में कंप्लीट करिए। जो मजबूत है उसको इतना मजबूत बना लीजिए कि उसके जितने भी सवाल आ रहे हैं फिर आप उनको 100% कर पाएँ। ठीक है, ठीक, और वो आपका जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा। बात कर लेते हैं रीजनिंग की दोस्त। रीजनिंग में कैसा आता है, तो रीजनिंग में आप देखेंगे तो एनालॉजीज से 2 से 3 टॉपिक आए थे, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से 3 से 4 सवाल आए थे, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 से 3, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2, सिलॉजिज्म से सिर्फ 1 सवाल आया था। ग्रुप डी का पेपर दोस्त 10वीं पास के हिसाब से ही बनाया जाता है, तो बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आपका हर टॉपिक कंप्लीट हो। किसी टॉपिक के 50 सवाल करने से अच्छा आप हर टॉपिक के 10-10 सवाल कर लो। एक टॉपिक के 50 सवाल करने से अच्छा आप 10 टॉपिक के 5-5 सवाल कर लो, 5 टॉपिक के 10-10 सवाल, तो आपको हर टॉपिक की नॉलेज हो जाएगी। और आपका अगर वो सवाल आता है तो आप जहाँ तक है अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा आपको उसके बारे में तो आप कर लेंगे। वेन डायग्राम 102 सवाल आते हैं जो कि आपका कई बार टाइम भी ले जाते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग से 3 से 4 सवाल हो गए। क्लासिफिकेशन के 2 से 3 सवाल, डायरेक्शन के 102 सवाल, आसान होते हैं डायरेक्शन के सवाल। स्टेटमेंट ये तो जब भी आता है तो भाई अकेला ही, कई सारे पार्ट्स होते हैं इस वजह से 4 से 5 नंबर का, और मिसलेनियस 2 से 3 नंबर की। तो आपको यहाँ से एक ये आइडिया लगा होगा कि दोस्त कितना कितना आता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को भी स्किप कर दें, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी टॉपिक को छोड़ दें, पढ़ना आपको सारा ही है। अब अगर आप पूछें कि पढ़ाई करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें, तो आप अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपकी पढ़ाई होती रहेगी, घर पे आके आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं दोस्त तो सबकी सेपरेट कॉपीज़ बना लीजिए। ठीक है, साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपीज़ हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। आप करंट अफेयर की कॉपी बना लीजिए क्योंकि ज़्यादा नंबर की आती है। ठीक है, जीए पर अभी ध्यान मत दीजिए, मैं बता रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग के अलग रजिस्टर बना लीजिए। ठीक, और हर टॉपिक के सेपरेट, मतलब हर टॉपिक से 10-10 सवाल करते जाइए, सवाल करते जाइए। कोई टॉपिक कठिन लगता है यूट्यूब से सीखिए, बुक्स में भी थ्योरी दी होती है, और फिर जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं उनसे प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको असली पेपर का आइडिया लगेगा और वाकई में आप देखेंगे कि आपको परफॉर्मेंस बेहतर है। आपको 80+ का टारगेट लेकर चलना है, और आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई देखिए हार्ड वर्क का कोई वो तोड़ नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपके नंबर आएंगे, सीधी बात है। आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, आप कहेंगे यार जब पेपर डेट आएंगी तब पढ़ लेंगे। एएलपी और जेईई वालों का यही हुआ है। मैं दिसंबर से कह रहा हूँ कि एएलपी के पेपर पे पढ़ाई कर लो। कमेंट में 50 कमेंट आते हैं एएलपी का पेपर कब होगा, कब होगा, एएलपी का रिजल्ट कब आएगा। तो भाई मेरे आप पढ़ाई तो स्टार्ट कर लो यार, कुछ तो कंप्लीट कर लो, मैथ रीजनिंग तो कंप्लीट कर लो, या फिर ट्रेड कंप्लीट कर लो, या बाकी कंप्लीट करके ट्रेड छोड़ दो, कुछ तो कंप्लीट कर लो। पर नहीं, अब एकदम से डेट आ गई, अब सब घूमे पड़े हैं। ठीक है, तो ये सब रहता है। आप अभी से पढ़ाई करोगे ना तो अच्छे से सिलेक्शन होगा भाई, जो पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा, सीधी बात है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बुक्स हैं, बुक्स आप ले लेते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, या 2 बुक्स आप ले लो, आप में से आधे लोग इसको आधी सॉल्व नहीं करोगे। क्यों? तो भाई समय दोगे तो आपका रिजल्ट आपको दिखेगा। तो ग्रुप डी का फॉर्म भर चुका है, जो भी 10वीं पास है, यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी 10th है, तो जो भी 10वीं पास है वो इसके फॉर्म को भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। एक नौकरी हो जाती है, भले ही वो छोटी नौकरी हो, कम सैलरी वाली हो, जब एक नौकरी हो जाती है ना तो आपको बढ़ने के चांसेस मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।